हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट पार्ट में 2023 में जो आपकी सीडीपी आई थी उस पेपर को सॉल्व किया था। हाफ हो चुका था और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने 2023 का आपका सीडीपी किया था। कि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, नहीं देखा तो अभी जाकर मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप जाकर चेक कीजिए और देखिए उस वीडियो को। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट ही किया जाता है कि बस उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग यानी कोई थ्योरी या कोई भी चीज़ है वो यूँ की यूँ ही आपसे पूछी जाती है। तो प्लीज़ आप उसको अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वीडियो को पूरी देखिए। उसके बाद आगे की वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। Which of the following type of question is not suitable for testing student expression of feeling and logical thinking? इसने क्या क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हो चुका था। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? यानी कौन सी जो डिप्राइव्ड, जो वंचित बच्चे होते हैं ना, जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, उनमें कौन सी एक कॉमन विशेषता है जो नहीं होती? नोट पूछा है, सामान्य विशेषता नहीं होती। दे लुक फिजिकली चैलेंज, वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, यानी वो फिजिकली फिट नहीं होते। दे आर सोशली डिसएडवांटेज, वे सामाजिक रूप से उन्हें सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दे आर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, वे आर्थिक रूप से वंचित हो, यानी उन्हें पैसों की समस्या होती है, वे आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। दे फील इमोशनली इंफीरियर, वे इमोशनली अंदर से अपने आप को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि सोशली भी उनके साथ होता है, एक आर्थिक रूप से भी होता है और संवेगात्मक रूप से भी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1, दे लुक फिजिकली चैलेंज। कोई वंचित बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोजेक्ट? इसने क्या पूछा है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? यानी जो विषय समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब है जहाँ पर सभी बच्चे एक स्थान पर एक ही जगह पर बैठकर पढ़े, न उन बच्चों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो। इस तरीके की शिक्षा को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो जो कौन सा संवैधानिक अधिकार इन बच्चों को दिया गया है, इन समावेशी शिक्षा ने कौन सा संवैधानिक अधिकार इनको दिया है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, स्वीकृति का अधिकार या एकीकरण का अधिकार? यानी कौन सा अधिकार इसने दे दिया है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चे एक जगह पर बैठकर एक ही स्थान पर एक जैसी शिक्षा ग्रहण करें, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राइट टू इंटीग्रेशन, यानी इकट्ठा होने का अधिकार। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टॉप टू बॉटम ऑफ हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्नर। यानी वर्नर ने आपकी एक इंटेलिजेंस थ्योरी दी है जिसको टॉप से लेकर बॉटम तक आपको बताना है कि वर्नर ने इस थ्योरी की हायरार्की का मतलब होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, एक ख़त्म होने के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। तो वर्नर ने क्या दिया है? वर्नर ने आपको दिया है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर आपकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूं तो मुझे लिंक में कमेंट में आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैम आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। शॉर्ट में मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी हर बार आती है, आपके 2023 का पेपर इसमें भी आई मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जनरल फैक्टर, यानी राइट जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 3rd, जनरल फैक्टर, मेजर फैक्टर,
माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। अब मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जनरल फैक्टर का मतलब होता है कि बच्चा जो जनरली जो मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जो भी काम किया जाता है, जो सभी बच्चे कर सकते हैं, सबके अंदर होता है और वो सभी करते हैं, यानी मोस्ट ऑफ काम हम जनरल फैक्टर से करते हैं, सामान्य कारक से करते हैं। मेजर फैक्टर का मतलब होता है, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है आपकी बोलने से, लैंग्वेज से संबंधित, और एक होता है आपकी एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल मतलब जिसमें आप हाथ पैरों की मूवमेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है। माइनर फैक्टर का मतलब होता है कि जो माइनरी छोटे मोटे काम जो आप करते हैं, छोटे मोटे काम मतलब जिसमें आप जो वर्बली करते हैं, या फिर आप स्पेटियल लैंग्वेज, जिसको स्थानिक भाषा, जैसे मैकेनिकल लैंग्वेज की होगी, मतलब आप सारे जो छोटे मोटे जो सारे काम अपने दिमाग की हेल्प से करते हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर वो विशिष्ट कारक वो कारक होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, जो स्पेशल काम्स को करने के लिए ही कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर के डॉक्टरी का काम करने के लिए जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो उस डॉक्टर के पास ही मिलेगा। जो टीचर के पास होता है, जो क्योंकि टीचिंग भी क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस है, एक विज्ञान और कला है, तो वो एक टीचर के पास ही मिलेगी। तो वो कौन सा होता है, वो स्पेसिफिक फैक्टर होता है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर मोटिव, यानी दो तरीके के मोटिव होते हैं आपके पास, दो तरीके के अभिप्रेर। मोटिव का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको उस वो रास्ता जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, तो उनको हम मोटिव बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड अर्जित, और एक होते हैं इनबॉर्न यानी जन्मजात वो होते हैं जो हम जब पैदा होते तभी हमारे साथ हो जाते हैं। जैसे भूख लगना, गुस्सा होना, रोना, हंसना हम बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चे को अपने आप आता है। जब उसे भूख लगती है, उसके पेट में जब भूख लगती है तो वो रोना, मतलब उसको वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो हम सिखाते तो नहीं कि बच्चे को भूख लगी है तो भाई तू बोल के हमें बता। ठीक है। जब बच्चे को कहीं दर्द होता है तो वो रोना स्टार्ट करता है, तो वो क्या है, वो उसके जन्मजात होते हैं। और अर्जित वो होते हैं जो हम बड़े होने के साथ साथ सीखते जाते हैं। ठीक है। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, एफिलिएशन यानी संबंधन, यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़कर देखना। अचीवमेंट यानी उपलब्धि, जो मैंने अचीव किया है, जो मैंने अब तक प्राप्त किया है। और अप्रूवल मतलब दूसरों से उस चीज़ की अप्रूवल मिल जाना, सहमति मिल जाना, अनुमोदन मिल जाना। और पेन अवॉइडेंस, दर्द प्रिवर्जन, यानी इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा पेन अवॉइडेंस, क्योंकि दर्द को सहन करना कोई हमें सिखाता नहीं, हम अपने आप सीख जाते हैं। ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप आ जाता है कि जब हमें पता हो कि अब इसको सहन करने की ज़रूरत हो गई, मतलब मुझे अब पता है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता और मुझे पेन है, तो हम वहाँ चुप रहना सीख जाते हैं, तो वो हम अपने आप सीखते हैं। According to Freud psychosexual development theory, the stages in which adolescent attract toward opposite sex is known as, जो फ्राइड की आपकी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, इसकी शॉर्ट वीडियो लिंक में आपको मिलेगा इस शॉर्ट का, आप वहाँ जाकर इसको देखिएगी, क्योंकि फ्राइड की आपको हर बार में पीजीटी में भी, टीजीटी में भी और पीआरटी में, तीनों लेवल्स में आपको इसका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसने क्या बोला है यहाँ पर, इसने बोला है कि वो स्टेज जिसमें बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी गर्ल्स बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज और लेटस स्टेज। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आपको ये चारों स्टेज नहीं समझ में आ रही तो आप इसको जाकर एक बार लिंक मैं डाल दूंगी, वहाँ जाकर ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा आपका थर्ड स्टेज, जनन अवस्था, जो कि आपकी 12 साल से ऊपर की होती है, जब हम एडोलसेंस की तरफ कदम रखते हैं और वहाँ पर हम गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी उच्च माध्यमिक स्तर,
उच्च माध्यमिक स्तर यानी जो हम 9, 10, 11, 12 की तरफ बच्चे चले जाते हैं, तो कौन सी जो लर्निंग की तकनीक है जो कि हम बड़े बच्चों के साथ नहीं कर सकते? क्या नहीं पूछा है इसने। लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपको फर्स्ट स्टेज में ही मिल गया, फर्स्ट स्टेप में मिल गया। क्योंकि मेमोरी लेवल पर हम क्या करते हैं, मेमोरी लेवल पर हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। मेमोरी लेवल मतलब हम बच्चों को रटना सिखाते हैं, हम उनको रोट लर्निंग करवाते हैं, रटवाते हैं। एप्पल होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। ऐसे अनार होता, हम इसका रीज़न उनको नहीं बताते, हम सिर्फ उनको रटवाते हैं। और एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का बच्चा ऐसे नहीं रटता, वो हर चीज़ का रीज़न जानना चाहता है। क्यों बोलते हैं हम एप्पल, ऐसे अनार क्यों कहते हैं हम, 2 दूनी 4 क्यों होता है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 4 आंसर आता है। तो वो हर चीज़ को समझ के करता है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका आंसर बनेगा वो फर्स्ट ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग, यानी विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना हो। यानी इसमें कौन सा पूछा है, यहाँ पर पूछा शिक्षक केंद्रित टीचिंग मेथड आपसे पूछे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है उनको डेमो देना, उनको दिखाना कि इस तरीके से होता है, ऐसे हम करते हैं। इसमें टीचर सारी चीज़ें करके उनको दिखाता है। फील्ड ट्रिप, किसी जगह पर लेकर जाना, वहाँ पर बच्चों को घुमाना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बच्चों को एक काम दे दिया गया, उसकी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना। बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया गया, बच्चे अपने आप से उसमें करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा डेमोन्स्ट्रेशन, यानी इसमें टीचर सारा काम करता है, बच्चे सिर्फ बैठकर उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। बच्चों का रोल नील होता है। क्लियर। A disorder of writing ability in which a learner has difficulty with letter formation, fine motor, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है। कब क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन की आप मेन जो कीवर्ड होता है ना उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसने क्या पूछा है, ए डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटी की पूछी है। अगर आपको नहीं समझ आया, यानी आपको ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कीजिए कि लर्निंग की कितने तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पर आपको ये चारों आपको मिल जाएंगे। राइटिंग की पूछी है तो राइटिंग की आपकी होती है डिस्ग्राफिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी जिनको बच्चों को सुनने में समस्या आती हो, जिनको सुनाई ना देता हो, ठीक है, उनके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग, लिप रीडिंग, यानी सांकेतिक भाषा में उनको सिंबल्स की हेल्प से पढ़ाएंगे। अंगुली वर्तनी, यानी मैं वो जो बच्चे नहीं सुन पाते उनसे मैं अपनी फिंगर्स का हेल्प का यूज़ करूँगी, मैं अपने लिप्स का यूज़ करूँगी, अपने होठों का यूज़ करूँगी। बच्चे लिप रीडिंग से समझ जाते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ आता क्यूड, यानी उनको कुछ सिंबल्स देकर मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो मुझे बिल्कुल सही लगते हैं। मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं आपके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4, A, B, C एंड D। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा का एक कारक नहीं है। कौन सा नहीं है, यानी प्रगतिशील शिक्षा मतलब जो आज के टाइम पर मॉडर्न जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसका कौन सा एक फैक्टर नहीं है। डिस्कशन, बच्चों से बातचीत करना, बच्चों से उनके साथ डिस्कशन करके पढ़ाना। मेमोराइजेशन मतलब स्मरण, उनको सिर्फ रटवाना। एक्सपेरिमेंटेशन, उनको अनुभव करवाना, उनसे करवा के दिखवाना। लर्निंग बाय डूइंग, इंट्रैक्शंस, यानी उनके साथ अंतरक्रिया करना, उनके साथ मिलकर उस काम को करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन का बन जाएगा वो बन जाएगा मेमोराइजेशन, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछी है, आधुनिक शिक्षा पूछी है, तो मेमोराइजेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ हम रटवाने पर ध्यान देखते हैं, बच्चों की समझ पर ध्यान नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी CCE का पार्ट नहीं है।
सीसी मतलब जो हम बच्चे के एडमिशन लेने से लेकर बच्चे जब तक स्कूल से नहीं चल रहा, पूरा टाइम पीरियड में हम बच्चों को इवेलुएट करते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की, और पूरी डिटेल में उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिसमें उसका सामाजिक विकास भी आ गया, मानसिक भी आ गया, शारीरिक भी आ गया, संवेगात्मक विकास भी आ गया, सामाजिक विकास भी, मतलब सभी तरीके का विकास होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं पूछा इसने, तो रेगुलेटरी ऑफ असेसमेंट, यानी हम उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, टाइमली हम देखते रहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, हम साथ के साथ यूनिट टेस्ट लेते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी जो बच्चे को लर्निंग में जो दिक्कतें आती रहती है, उसको हम उनका समाधान करते रहते हैं। मेजरिंग ओनली स्कोलेस्टिक, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे ओनली आ जाए, ये ओनली जो ऑलवेज, ओनली, वहाँ पर गड़बड़ वाली सिचुएशन आती है हमेशा, ओनली ऑलवेज, तो इनको ऑप्शंस को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि बच्चे को सिर्फ उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ यानी बच्चे ने जितना सीखा है सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दें, यानी एकेडमिक रूप से हमने सिर्फ उसको देखना कि उसने कितना पढ़ लिया। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सीसी में कि सर्वांगीण विकास, उसका मानसिक भी, शारीरिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, सारा चीज़ें देख रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो फोर्थ है वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण, वातावरणीय कारक नहीं, यानी इन्वायरमेंट में कौन सा कारक नहीं है जिसकी बच्चे की टीचिंग लर्निंग इफेक्ट होती, नहीं पूछा है। यानी उसके आसपास जो बच्चे को लर्निंग करने में हेल्प करते, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। लर्निंग मटेरियल, यानी पढ़ने का मटेरियल जो उसके पास है, फिजिकल कंडीशन, उसके आसपास की अच्छी लाइट है, अच्छी हवा की सुविधा है, अच्छा पढ़ने का एनवायरनमेंट है, कोई शोर शराबा नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, यानी उसको वहाँ पर उसका मनोरंजन की सुविधाएं भी उसके पास अवेलेबल है, वो अच्छे से बैठ के पढ़ सकता है। अगर उसे थोड़ा बहुत बोरियत हो रही है तो थोड़ा बहुत अपना टाइम पास भी कर सकता है। मैच्योरेशन, यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से संबंधित है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि है मैच्योरेशन। परिपक्वता एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं होती, उसके शारीरिक संबंध से होती है, मानसिक संबंध से होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का देख लीजिए, इसी को पेपर में आपके 2 बार इंक्लूसिव एजुकेशन आ चुकी है, तो अच्छे से करके जाइए। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबकी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी सिंगल पर्सन भी ना बचा हो, सब मिले हुए हों उस एजुकेशन में। स्पेशल चाइल्ड हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सभी एक क्लास में बैठकर इकट्ठे बैठकर पढ़े, एक तरीके की उनकी एजुकेशन दी जाए, एक तरीके से उनको पढ़ाया जाए। तो कौन सी विशेषता नहीं है? स्पेशल एजुकेशन नीड्स को सपोर्ट करता है, बिल्कुल उनको सपोर्ट करता है, सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता को हाँ कहता है, यानी क्योंकि सभी तरीके के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड सोसाइटी, बच्चे को जब एक स्पेशल एजुकेशन नीड का बच्चा है तो उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट, सभी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, टीचर्स को भी, बच्चों को भी और सोसाइटी को, तभी वो एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है। लास्ट ऑप्शन है इट इज़ लिमिटेड टू द स्पेशल एजुकेशन और डिसेबल चिल्ड्रन, इसने क्या कहा? ये लिमिटेड है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो क्वेश्चन में हमेशा देखा करो कि इन सभी ऑप्शंस में आपको सारे ये तीनों आपके पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं। एक ऐसा ये फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो कि नेगेटिव है, लिमिटेड है किसी एक चीज़ तक, तो पॉजिटिव को निकाल दो, नेगेटिव जो बच गया उसको वो हो गया। ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल अलग सा है इनसे, वो सारी चीज़ों को एक करने की बात कर रहा है, ये इन सबको अलग करने की, इनसे काटने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉलबर्ग की थ्योरी आपकी हर बार आती है नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो अच्छे से इसको आप करके जाइएगा। तो यहाँ पर
कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड, इसने क्या बोला, रिवॉर्ड की बात की गई। देखो यानी बच्चे को, जब वो बच्चा अच्छे से काम करेगा, दूसरे की बात को मानेगा, तो हम उसको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड देने की बात आई है, तो यहाँ पर बच्चे को रिवॉर्ड कब मिलेगा, बच्चे को रिवॉर्ड जब मिलेगा स्टेजेस बेस्ड ऑन द, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक चीज़ देखो, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ऑप्शंस को बनाने की कोशिश किया अगर, सोशल ऑर्डर मतलब समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो बी जो क्वेश्चन है, बी जो है, इसको हम अगर इससे मिला देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड लॉ, जो किससे है, लॉ से संबंधित। सोशल ऑर्डर जब ही तो बनेगा ना, जब लॉ, जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल। इंटर दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। अंतर और अंतरा, अंतर होता है, इंटर होता है एक दूसरे के साथ, और इंट्रा होता है खुद के साथ। तो इंटरपर्सनल मतलब गेटिंग द अप्रूवल ऑफ अदर, यानी दूसरों से अप्रूवल लेना। तो हम दूसरों से बात कर रहे हैं, हम तो इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं, तो सी का फर्स्ट होगा ऑप्शन। देखो ऑप्शन में आपका ए का यानी बी का फोर्थ है, ए ऑप्शन, और सी का आपका फर्स्ट है। तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे बेशक ना पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी टेस्ट एक टीचर यूज़ करा। क्रिएटिव बच्चे जो कैसे होते हैं, जो हर चीज़ में है ना, एक प्रॉब्लम के हज़ारों सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, जो नयापन लेके आते हो अपने हर खोज में, जो हर चीज़ को नए तरीके से देखते हो, जो हर एक पॉइंट को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हो। तो क्या हो सकते हैं, फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, यानी उनको कोई फिगर दे दी, उससे उन्हें कुछ बनाना है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, यानी कोई एक प्रोडक्ट दे दिया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट उनको करना है। यूजुअल यूजेस टेस्ट, यूजुअल जो टेस्ट होते हैं वो बच्चों से लेना। पिक्चर दे दी, उसको पूरी करना। तो यहाँ पर जो यूजुअल यूजेस टेस्ट है वो सबकी होती है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्रिएटिव बच्चा पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ए, बी एंड डी। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व्हेन द लर्निंग मेंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस। क्वेश्चन का आंसर आपके इन्होंने खुद से दे दिया, प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, उचित तालमेल। बैलेंस कब बनेगा, बैलेंस तब बनेगा जब दोनों चीज़ें बिल्कुल क्या हों, बिल्कुल मतलब दो चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो, यानी संतुलन की अवस्था में हो। ऐसी ना हो डगमगा रही हो, संतुलन की अवस्था में जो चीज़ होगी तभी तो बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा थर्ड, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, एसिमुलेशन का मतलब होता है, मैंने एप्पल पढ़ा था, एप्पल की मैम ने फिगर दिखा दी, मैंने एप्पल जैसी कोई फ्रूट देखा तो मेरे दिमाग में आया हाँ ये तो मैम ने बताया था कि ये एप्पल होता है, तो मैं उसको अपना पीछा जो मैंने पढ़ा था उसी के हिसाब से मैं आगे जो पढ़ रहा हूँ उसको मैं मिला के ग्रहण कर रहा हूँ। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब होता है पहले मैंने ये एप्पल पढ़ा लेकिन आज मैंने तो मैंगो देख लिया, वो तो अलग होता है, वो तो एप्पल था, एप्पल तो गोल गोल होता है, मैंगो तो थोड़ा लंबा लंबा होता है। तो वहाँ पर क्या किया उसने, पहले की सीखी हुई चीज़ के साथ दूसरी नई चीज़ को भी ग्रहण कर लिया, उसको हम बोलते हैं समायोजीकरण, यानी उसको हमने समायोजित कर लिया अपने दिमाग में। इंटीग्रेशन, ऐसी कोई चीज़ इन्होंने पियाजे ने दे नहीं रखी, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक कर देना, एकीकरण कर देना। करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशन इन द अर्ली एडोलसेंस, यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में जा रहा हो तो कौन सी संवेगों से संबंधित नहीं होती। बच्चा उस टाइम पर बिल्कुल उसे ये नहीं पता, अनकंट्रोल सिचुएशन में होता, इरेशनल होता है, यानी उसे नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके इमोशंस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका पूछा बन जाएगा वो बन जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप ऑफ बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इन सीक्वेंस। हमें
सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की है, उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसकी एक वो होती है, आपको उसी से आपको पूरी थ्योरी दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को परसीव करते हैं, परसेप्शन ऑफ द बिहेवियर, यानी मैंने कुछ चीज़ देखी, मैंने वहाँ पर कोई चीज़ हो रही थी, मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले उसको परसीव किया। परसीव का मतलब होता है वो चीज़ मेरे आँखों के सामने थी और मैंने उसको उसका प्रत्यक्षीकरण के लिए आँखों से उसको देख लिया। बोलते हैं ना आँखों देखी, आँखों देखी, इस तरीके से मैंने उसको परसीव किया, मैंने उसको देखा। उसके बाद क्या किया, मैंने उस बिहेवियर को लर्न कर लिया, याद कर लिया, यानी जो चीज़ मैंने घटती हुई देखी उस चीज़ को मैंने लर्न कर लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने किया उस बिहेवियर को अपने एक्शन में, यानी अपने काम में मैंने उसको कन्वर्ट किया, उस मेमोरी को, उस याद को, और लास्ट में हमने क्या किया, उसको रीइंफोर्समेंट किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए सी डी बी। ए सी ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ए सी डी बी, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देख लीजिए, इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी तीसरी बार एक क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में, तो टीजीटी पीआरटी में तो आपको बिल्कुल मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, नोट पूछा है। ठीक है, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा के की दृष्टि से कौन सी एक सोशली मतलब एक बच्चे की एक निश्चित बच्चों की आवश्यकता नहीं होती। नीड फॉर यानी स्वयं की निश्चितता से निपटने की आवश्यकता, बिल्कुल वो अपनी खुद की उनकी जो कमी है वो उससे निपटने की कोशिश करते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता बिल्कुल होती है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेंगे तो इस तरीके के बच्चे भटक जाते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं और हीन भावना में जाकर वो बिल्कुल ही डिमोटिव हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता, वो दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं। क्या इस तरीके का बच्चा दूसरों को निर्भर रहना चाहेगा कि मैं सारी उम्र दूसरों पर ही डिपेंड रहूं। सहायक उपकरणों की आवश्यकता, उसे उपकरणों की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से वो चल पा सके, जिसको नहीं सुन नहीं पा रहे हों उनके लिए आँखों में कान में वो मशीन आती है, वो मशीन होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, दूसरों पर डिपेंड न रहें, तो उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके इस क्वेश्चन में आपके ये तीनों ऑप्शन, ये और ये आपके सारे पॉजिटिव बात करते हैं। यहाँ पर क्या बात करता है कि क्या एक बच्चा फिजिकली चैलेंज है वो दूसरों पर डिपेंड रहना चाहेगा, बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा थर्ड। In a learning situation, presenting relevant fact separately from the non-relevant fact। इसने क्या बोला है, इसमें आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। देखो, ये अलग करने की बात करता है, जो रिलीवेंट यानी सही चीज़ों को, जो एक दूसरे से मिलती हुई चीज़ों को ना मिलती हुई चीज़ों से अलग करना, अलग करने की बात करता है। ठीक है, जब अलग करने की बात करता है तो ये जो तीन ऑप्शंस है वो बिल्कुल जोड़ने की बात करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन सभी को अलग करने की बात करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा थर्ड। ठीक है, यानी मैं एलिमेंट्स की तत्व प्रबलता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। यानी कुछ मैकडूगल ने कुछ मूल प्रवृत्ति दी गई हैं, मूल प्रवृत्तियों को दूसरी प्रवृत्तियों के साथ जोड़ के दिया गया। तो इसने कहा कि जो घृणा है वो किसके साथ, घृणा का मतलब होता है दूसरे से किसी से नफरत करना, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसे अपने आसपास तो आने नहीं देते। अगर वो हमारे आसपास नहीं आने दे रहे तो हम उसको क्या करते हैं, उससे हटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है उससे दूर भागना। जब हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो हम उससे दूर ही भागते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ए। अगर आपको लगता है कि ये जो पेपर था आपको अच्छे से समझ आया, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ, आपके लिए कुछ, आप इससे कुछ सीख कर जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और
जो वीडियोस मैंने आपको बोली है वो लिंक में आपको मिलेंगी, आप उसमें जाकर उनको देखिए। और अगर आप चाहते हैं और किस तरीके की वीडियोस आप नेक्स्ट चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मुझे इस तरीके के, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्या पता मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल बना पाऊँ और जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। थैंक यू एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। अपनी तैयारी चालू रखिए। थैंक यू।